यहां पर कहां चूक रह गई, समझने की कोशिश करेंगे। एक जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। भास्कर घोष भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश यादव कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश अवस्थी सहारा न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हफ्तों महीनों गुजरात के दर्जनों दौरे किए, हिमाचल प्रदेश के दौरे किए। कितना दमखम भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर दिखाया, क्या कुछ कहते थे वहां के नेता, कितने कॉन्फिडेंट थे खुद मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स गुजरात को लेकर। इस बम्पर जीत के क्या मायने हैं, समझने की कोशिश करेंगे रमेश अवस्थी जी से। अरविंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता अहमदाबाद से मौजूद रहेंगे। सरिता भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से हमारे साथ मौजूद रहेगी। दादा भास्कर घोष, दादा आपके पास सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 156, 155, 157 जो टैली में है, वही कम से कम लग रहा है कि नतीजे उसके आसपास रहेंगे। इस बम्पर जीत के क्या मायने, और प्रधानमंत्री को 100 में से 200 नंबर? देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश का, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, और इस देश का सर्वश्रेष्ठ स्टेट जो है गुजरात, उनके भी वो नेता हैं, मार्गदर्शक हैं और परफॉर्मर भी हैं। आज ये और एक बार सुप्रतिष्ठित हो गया है। और गुजरात के जनता के, गुजरात इलेक्शन में हम जब दौरा कर रहे थे तब बहुत लोग बहुत कुछ बोले थे। गुजरात में नाराज़गी है, ब्रिज कोलैप्स हो गया, ये है वो है, बहुत कुछ बोले थे। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी का जो 2 पिलर्स ऑफ सक्सेस है, 2 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस है, एक तो है विकास और 2 नंबर है सर्वजन विकास। ये अगर आपको इसका मॉडल देखना है, देश में कहीं इस मॉडल को सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया गया वो गुजरात में है। और उसी का नतीजा मिला कि आज तक गुजरात में सर्वोच्च पार्टी, जब सोलंकी साहब का सीएमशिप में सबसे हाईएस्ट वोटिंग मिला था, उससे भी ज़्यादा वोटिंग आज नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। और ये आज का दिन में बंगाल में जो वामपंथी थे उसकी बराबरी हम कर चुके हैं। लेकिन बंगाल में वामपंथी ने 34 साल को बंगाल को 0 से 0 तक ले गया, और 34 साल में नरेंद्र मोदी गुजरात को 0 से हीरो तक ले गया। चलिए, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाई जा रही है, और इसी का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं आज का जो चुनावी रिजल्ट, चुनावी रुझान और रिजल्ट जो आने वाले। मोदी मैजिक बरकरार। रमेश अवस्थी जी, बीच में आपका एक्सपर्ट कमेंट में चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी करीब 155, 56, 57 पर है। अगर नतीजे यही टैली में आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी जीत, और 2024 में इस जीत को कैसे कैश कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? मॉडल अपने पास है। देखिए भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पूरी जीत की क्रेडिट टोटल माननीय प्रधानमंत्री को जाती है, जिन्होंने धुआंधार प्रचार करके इस चुनाव का पूरा रुख पलट दिया। हो सकता था कि चुनाव के नतीजे सरकार बना लेती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये जो सुनामी चली है भारतीय जनता पार्टी की, ये प्रधानमंत्री के दौरे और प्रधानमंत्री जी ने जो मैनेजमेंट किया, मतलब यहाँ तक जो एंटी इनकम्बेंसी थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों और कुछ नेताओं के प्रति वहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिससे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने पूरा चुनाव अपने हाथ में लिया और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को या तो किनारे कर दिया गया या उनके टिकट काट दिए गए। इसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सुनामी चली है, जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी, वो खत्म हो गई। और लास्ट में अगर साउथ के प्रथम से 2-3 चरण की बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री के इतने बड़े दौरे, इनके इतने बड़े रोड शो, वहाँ पर एक तरफा चुनाव दिख रहा था। और मैंने भूपेंद्र उस समय भी कहा था कि ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है, ये चुनाव सिर्फ इसलिए है कि 2002 के वो अपने रिकॉर्ड 127 को पार कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इसके लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कह रहे थे। मैंने कई नेताओं से बात की, एक हम लोग के मित्र हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम भाई रूपाला, जब मैंने उनसे बात की कि आपका मुकाबला किससे, तो वो हेलीकॉप्टर से दौड़ा करके आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस के मैं किस नेता का नाम लूँ और उसका विरोध करूँ, यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता है, एकदम पिच बिल्कुल फ्लैट है, हम लोग बैटिंग करते जा रहे हैं और पता नहीं कितने रन बनाएंगे। मुझे लगता है कि हम जो 149 का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ सकते हैं। तो उस समय मुझे लगता है कि जो उनकी है और जो हम लोगों ने दौड़े किए हैं, उससे स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ऑफ द रिकॉर्ड भी जब आपसे बात होती थी रमेश जी, प्रधानमंत्री जी को जाती है। ऑफ द रिकॉर्ड भी जब आपसे बात होती, क्या मेंशन करूंगा, जी कह रहे थे कैंपेनिंग धुआंधार हुआ, सब कुछ हुआ, 27 रैली की उन्होंने, लेकिन लास्ट 10 साल में गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल उन्होंने सारा भारतवर्ष को दिखाया,
और उसके ऊपर उन्होंने काम किया, इसी के नतीजा है कि कैंपेनिंग इतना सक्सेसफुल हुआ। मैं और चैनल में था, वह भी कह रहे हैं कि धुआंधार इसको किया, बहुत कैंपेन ने पैसा खर्च किया, ये वो। तो लेकिन उसके पीछे क्या है? हर बार कैंपेनिंग का जो एजेंडा है वो एजेंडा विकास का एजेंडा है, गुजराती का विकास का एजेंडा है, विचारधारा का एजेंडा है और इसका शौर्य का एजेंडा है। इसीलिए कैंपेन इतना सक्सेसफुल हुआ। अदरवाइज कैंपेनिंग तो थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी भी की थी। तो आज उनका हालत इतना खराब क्यों है? चलिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी बैठे हमारे साथ। कैंपेनिंग करते हैं, कैंपेनिंग करके काम नहीं करते हैं। आता हूं दादा, बिल्कुल इस बात से सहमत है कि गुजरात में जो विकास का एजेंडा है, प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है, आज भारतीय जनता पार्टी का जो टोटल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वहाँ जो राजनीति है तो प्रधानमंत्री जी के आगे पीछे घूम रही है। मैंने देखा कि सौर ऊर्जा का एक गांव है पूरा, जो हिंदुस्तान में पहला गांव सौर ऊर्जा का प्रधानमंत्री जी ने मेहसाणा क्षेत्र में अपने क्षेत्र में बनाया। कांग्रेस तो निश्चित रूप से विकास मॉडल अपने आप में काम कर रहा है। 280 बिलियन डॉलर का जो इकोनॉमी गुजरात देते हैं, आज का दिन में 21-22 का जो भी रिपोर्ट आए हैं, 280 बिलियन डॉलर का जो, और गुजरात का रैंकिंग था। चलिए, भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित। आऊंगा, बाकी गेस्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं। दादा, आता हूं आपके पास। राजेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। 15, 16, 17 इस पर सुई अटकी हुई है। राजेश जी, गुजरात में ऐसा क्या हो गया कि पिछले प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा पाए आप और उससे भी नीचे खिसक गए और हाशिए पर ही कहा जाएगा गुजरात में कांग्रेस को? ये सबसे बुरा दौर गुजरात में कांग्रेस का, देश में कांग्रेस का। मेरा ये मानना है कि इसमें 2-3 चीज़ें रही हैं। एक तो प्रधानमंत्री का उस राज्य से होना भी, क्योंकि जिस राज्य का प्रधानमंत्री होता है तो उस राज्य के लोगों में एक ऐसी भावना रहती है कि हमारे राज्य का प्रधानमंत्री है, तो एक जो है मान सम्मान की रहती है कि हमारा गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, तो लोगों में वहाँ इस तरह की भावना रही होगी कि जिताया जाए। दूसरा ये रहा है कि जी आपके प्रधानमंत्री जो 10 साल के थे, उनके राज में क्या रिजल्ट हुआ? भाई साहब, पहले चलिए आपके बीच में बोलता हूं, एक करके दादा आ रहा हूं आपके पास। आप जो कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर जो है डेवलप कराया है, गुजरात के अंदर रैलियां करी है, हिमाचल के अंदर क्या करा है बताएं मुझे। हिमाचल के अंदर क्या करा है आप बताएं ना, हिमाचल के अंदर क्या करा है? वहां के आंकड़े बताओ आप। प्रधानमंत्री रैली नहीं करी वहां क्यों हारे? एमसीडी में क्यों हारे? देखिए, आप कह रहे हैं वही सत्य है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप दूसरे के बीच में आप पहले तो देखिए, आपका बताइए हिमाचल का। देखिए, इस तरह से अगर डिबेट करेंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। चलिए राजेश जी, आप अपने कांग्रेस की बात रखिए ना। आप बात कर रहे थे, आप कुछ भी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपको। आप सुनिए, मेरे में कोई गलत बोल रहा हूँ तो आपको समय मिलेगा उसमें करिए, दूसरे का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? चलिए राजेश जी, बात खत्म करिए। देखिए, दूसरा क्या है कि जो आम आदमी का पार्टी का होना वहाँ, आम आदमी का देखिए, कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत है, जो कांग्रेस के लीडर वहाँ जो विधायक हारे हैं, प्रत्याशी जो, और आम आदमी का देख लीजिए तो वो जो लॉस पहुँचाया है बड़ी संख्या में, आम आदमी ने हमें वहाँ लॉस पहुँचाया है। और तीसरा ओबीसी का होना, तो मिलकर लड़ लेते हैं आम आदमी पार्टी से। देखिए ना, दोनों ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। आप गुजरात जीतना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी गुजरात जीतना चाहती है, मोदी को हटाना चाहते हैं देश से, आम आदमी पार्टी भी हटाना चाहती है। मिलकर लड़ लेते ना गुजरात में, मिलकर क्यों नहीं लड़े? गुजरात में हम जीतना चाहते हैं। ये दोनों पार्टियां का जिनका नाम लिया है मैंने, आम आदमी पार्टी और ओबीसी, किसके लिए काम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के। बी पार्टी बता रहे हैं आप, आता है इनको, आप नोट कर लीजिए। इसी से आपका सवाल शुरू करूंगा मैं। बी पार्टी बता रहे हैं आपको, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी से कहां से निकली है? भारतीय जनता पार्टी से। वो लोग कौन थे जो जिस आंदोलन से आए? कौन चला रहे थे? अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी जेड प्लस सिक्योरिटी लेके कांग्रेस अपने पैरों पर ना खड़ी हो सके, कांग्रेस स्टेट्स में सरकार ना बना सके, इसलिए पुष्पेंद्र जी आपका गठन किया गया। बीजेपी से आप लोग निकले हैं। बीजेपी की बी पार्टी है आम आदमी पार्टी। जहां जहां दूसरी पार्टियों को डेंट करना होता है वहां पर आप बड़ी मजबूती के साथ लड़ते हैं, और यही वजह रही कांग्रेस हार गई। एमसीडी का जरा याद दिला दीजिए इनको, तो पता चल जाएगा कौन किसकी बी टीम था। एमसीडी में कौन था बी टीम, किसकी बी टीम था, बताइए। ये तो आरोप लगते रहते हैं, ये सब गलत बातें हैं। देखिए, दरअसल कांग्रेस पे बात करता हूं कि इन्होंने एक अपनी छवि बना ली है। अगर गुजरात में इनके 15-16 जो आप दिखा रहे हैं रुझान, वो भी आ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि वो भी इनके नहीं है, क्योंकि इनको बिक जाना है। कांग्रेस के एमएलए बनते ही बीजेपी खरीद लेती है, कांग्रेस बेच देती है। तो इसलिए गुजरात की जनता ने ये समझ लिया है कि भाई कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है,
और उन्होंने हमें वहां पसंद किया। और आप देखिए 37 लाख से लगभग ज्यादा वोट हमें आम आदमी पार्टी को मिले हैं और हमने वहां पे खूब मेहनत करी। ऐसा नहीं है, हम दिल से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े। अभी हमारे मित्र भास्कर साहब कह रहे थे बीजेपी की ओर से कि वहां पे बड़ा अच्छा सुशासन है। क्या मोरबी भूल गए आप? मोरबी हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, इतना दर्दनाक हादसा था। शर्म आनी चाहिए कि आप एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दे रहे हैं, वो भी बिना टेंडर के। तो गुजरात में भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है, वहां के लोग परिवर्तन चाहते थे और हम जो हमारे पक्ष में आया है जनादेश। एक सेकंड बात खत्म करें। सब बातें आपके बीच में नहीं, दादा मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर आप बोलेंगे बीच में तो आप एक शब्द भी बोल नहीं पाएंगे। आप वरिष्ठ हैं, मुझे लग रहा है कि आप बैठते हैं टेलीविजन पे, तो आप थोड़ा सा उसको समझिए। पुष्पेंद्र भाई, यहां मेरा एक सवाल है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं जरा 10 सेकंड में। देखिए, हम गुजरात ने हमको एक्सेप्ट किया, हमारा स्वागत किया। हम गुजरात की जनता के तहे दिल से आभारी हैं। उन्होंने हमको 37 लाख वोट दिया और जिसकी बदौलत आज हम एक आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो हम तो दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सीटें जो आएंगी वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा सारी चीजें, लेकिन हम इसके लिए बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमको वहां एक्सेप्ट किया। और 37 लाख आपने कहा कि गुजरात में मोरबी का पुल गिर गया, सरकार निकम्मी है, नाकारा है, प्रधानमंत्री का कोई मैजिक नहीं है, तो ये 157 क्या है? अरे ये प्रधानमंत्री जी का मैजिक होता तो हिमाचल में कहां गया प्रधानमंत्री जी का मैजिक? परंपरा एमसीडी में कहां चला गया प्रधानमंत्री जी का मैजिक? इनके साथ दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब कहीं जीत जाती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा लेकर के सामने आ जाते हैं। मोदी जी ने जितवा दिया, अमित शाह जी ने जितवा दिया। अब एमसीडी में हार गए तो यहां पे लाके खड़ा कर दिया मनोज तिवारी को और उनको आदेश गुप्ता को कि भैया इनकी वजह से हार गए। अब हिमाचल में पूछ लीजिए, इनसे जिम्मेदारी लेंगे ये? नरेंद्र मोदी जी की वजह से हारे, बता दें कि हाँ हिमाचल हमारी जो सरकार गई है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से या उनकी रैलियों की वजह से हमारी सरकार चली गई। अगर दम है तो यहां एक्सेप्ट करें स्टूडियो में आपके सामने। रमेश अवस्थी जी, आऊंगा आपके पास एक्सपर्ट कमेंट के लिए। आपने दौरे किए, आपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी इंटरव्यू किया, वहां पर तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनके भी इंटरव्यू किए और लगातार वहां पर कूच किया, शोज किए वहां पर दंगल के। हम आपसे समझना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर क्या कमी रह गई? पीएम ने भी रैली की, जेपी नड्डा साहब ने भी रैली की, अमित शाह भी वहां पर गए और सीधे सीधे ये कहा जा रहा था कि इस बार परंपरा टूटेगी। क्या वजह रही? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि रिवाज बदलेगा और सरकार हम दोबारा बनाएंगे, और कांग्रेस का नारा था कि नहीं रिवाज कायम रहेगा। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान या डेंट किया है भारतीय जनता पार्टी को वो ओल्ड पेंशन स्कीम ने किया है। मैंने ये भी देखा कि हिमाचल के जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं, उनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, आपस में कम्युनिकेशन, उनके ऊपर कोई रैलियों का और कोई बड़े राष्ट्रीय मुद्दों का कोई वहाँ फर्क नहीं पड़ा। यही कारण था कि जो लोकल मुद्दे रहे वो प्रभावी रहे और उनमें आपस में गुटबंदी भी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी देखने को मिली। उसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ और साथ में जो प्रमुख मुद्दा रहा, जो हार का कारण रहा, वो वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम का रहा। मुझे लगता है उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और मैं ये बता दूँ कि जब मैं मुख्यमंत्री से मिला था तो मुख्यमंत्री जी हालांकि उत्साहित थे कि वो, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो रैलियां की हैं उसका काफ़ी फर्क पड़ा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हावी है और ये हमें नुकसान करने जा रहा है। कितना करेगा ये वो नहीं जानते और मुझे लगता है कि वो इतना कर गया कि वो सरकार से बाहर होगा। भास्कर घोष साहब, भारत जोड़ो यात्रा, आप कह रहे हैं कि इस यात्रा का कोई वजूद नहीं है, खत्म हो रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम 2024 में दिखाएंगे आपको इस यात्रा के क्या मायने निकलते हैं। इस यात्रा का कहीं ना कहीं असर इन चुनावों में दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है, क्योंकि आपको ये कॉम्प्लीमेंट कहें या कमेंट कहें, आप पर ये कहा जाता है कि आप हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, तैयार रहती है आपकी पार्टी। 2024 की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा से कितना डर लग रहा है? भूपेश जी, पहले तो बात है भारत जोड़ो यात्रा, ये जो एक शब्द बंधनी है वो इटसेल्फ बहुत कंफ्यूजिंग है। कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस तोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो। जहां भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, किसके साथ कौन जोड़ रहा है उसको पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस गुजरात में टूट चुकी है, कांग्रेस दूसरे स्टेट महाराष्ट्र में टूट चुकी है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में टूट चुकी है, कांग्रेस गोवा में टूट चुकी है, कांग्रेस बिहार में टूट चुकी है, कांग्रेस बंगाल में खत्म हो गई है। तो आप, मुझे समझ में नहीं आता कि गुजरात में कांग्रेस का नेतृत्व कोई गए ही नहीं
और ये भारत जोड़ो यात्रा का जो भी इनका लाभ मिल रहा है, ये सोच रहे थे कि दूर से गुजरात देख करके इम्प्रेस हो जाएगा कि राहुल गांधी जी कितने लोगों से गले मिला रहे हैं, कितने लोगों को अपने कंधे पे उठा रहे हैं, इसलिए कि उन लोग भी कंधे पे उठा के उनको इस वोट जो है ये पार कर देंगे। तो ये वोट पार होने वाला है नहीं। कांग्रेस अभी से पुराना जमींदारी पार्टी भी हो गई कि भाई मेरा ये हवेली थी, मेरे ये ज़मीन था, मेरा अंदर में इतने लोग काम करते थे, ये दिखाने के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं आज के दिन में। लेकिन गुजरात का जो जनता है वो सोचे समझे जनता है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला जनता है। उन्होंने कांग्रेस को बहुत दिन से नकार दिया और जो भी बचे खुचे कांग्रेस थे उनको उन्होंने अंतिम यात्रा करवा दिया। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो है मेरे लिए कांग्रेस के लिए अंतिम यात्रा है। राजेश जी, कोई नीति नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, कोई एजेंडा नहीं था, इलेक्शन में आप लोग उतरे नहीं, नेतृत्व उतरा नहीं गुजरात में, इसलिए ये हालत हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा का भी कहीं कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप। जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश तोड़ो में विश्वास रखती है, कांग्रेस पार्टी देश जोड़ने में विश्वास रखती है। ये फर्क है। ये नफरत फैलाते हैं देश के अंदर। देखिए, आप पहले तो एक डिबेट में थोड़ा सा संयम बरतें आप, प्लीज। राजेश जी वो बोलते हैं, आप ना, इनका समय आए तब बोले, बीच में कूद जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो देखिए, ये जब नफरत फैलाते हैं देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम बहुत सारी चीजें लाते हैं, तो वो जो भी देश के अंदर नागरिक हैं वो कहाँ के हैं? वो दूसरे देश के तो नहीं, हमारे अपने हैं। तो ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इसलिए वो जोड़ने का काम करती हैं। राहुल गांधी देश की यात्रा पे जो जोड़ने के लिए निकले हैं, जो ये तोड़ रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, वो देश में नफरत न हो, भाईचारा कायम हो। आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम बता दें जिसने इतनी बड़ी यात्रा करी हो, ठीक है, उसका संदेश है। और जब इन्होंने मध्य प्रदेश का, गोवा का नाम लिया, बहुत सारे कहाँ से, देखिए जो देश में लूट के जो देश का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकारों के माध्यम से, वो पैसा कहाँ? गोवा में लगाया, एमएलए खरीदे नहीं खरीदे। इससे पहले आपसे सवाल पूछे, मेरा सवाल आपसे ये है, राजेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। दादा आ रहा हूँ, उनके भाषण सुनने के लिए नहीं है, वो भाषण देके जनता के सामने करें। आप जनता के सामने दे रहे हैं, ये आपके कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस को आप इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं, G23 को इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं, आपके कांग्रेस बिखर जा रहा है, आपके गुलाम नबी आजाद एक गिरोह बना लिया, गुलाम से आजाद हो रहे हैं, आपके कमलनाथ निकल जा रहे हैं, गिरोह बना लिया आपने, आपके पायलट स्टीयरिंग छोड़ दे रहे हैं, एक नाता आपके राजस्थान में झगड़ा मिट नहीं रहे हैं, आपने और आपके सोनिया गांधी का बर्थडे रणथंभौर में पालन हो रहा है और गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, आपका एक भी नेता आपके साथ नहीं दे रहा है, न महाराष्ट्र में दिया, न गोवा में दिया, न मध्य प्रदेश में आपने खरीद फरोख्त करी, ऐसे के बल पर सरकार बना रहे हैं। इसके ऊपर आप प्रयत्न कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी को सोचिए मत, जनता का अपमान मत करिए, जनता अभी भी आपको सम्मान कर रहे हैं, अभी भी सम्मान कर रहे हैं। चलिए हो गया, एक करके चलिए। राजेश जी, अरे राजेश जी आप कहाँ उलझ गए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि वहां एंटी इनकम्बेंसी है, नेताओं के खिलाफ गुस्सा था, सांसदों के खिलाफ गुस्सा है, विधायकों के खिलाफ गुस्सा है, बेरोजगारी है, मोरबी पुल टूट गया, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, महंगाई हो रखी है, तमाम गुजरात में सरकार जो है निकम्मी नाकारी है, ये आपने आरोप लगाया। लेकिन बावजूद 157 सीटें अगर गुजरात की जनता दे रही है तो उसके सामने या तो विपक्ष जो है वो बहुत कमजोर है, या कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही, या कांग्रेस उन मुद्दों को उठा पाने में पूरी तरह से नाकाम रही जो जनता की आवाज थी, जिसमें आपको उठाना चाहिए था। देखिए, हमने जनता के मुद्दे उठाए और जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम जनता के मैंडेट का स्वागत करते हैं। और आप जो है, इन्होंने मुद्दा खुद उठाया कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में तो जनता ने हमें मैंडेट दिया था ना, खरीद फरोख्त किन्ने करी है एमएलए की, इन्होंने वो करा, तोड़फोड़ किन्ने करी, लालच किन्ने दिए, तो और गोवा में ऐसा ही हुआ। तो मैंने सत्यता के आधार पर ये चीज बताई है, ऐसा नहीं है कि जो उसमें कुछ झूठ बोला हो। ये तो देश भी जानता है, 8 राज्यों में जो सरकार है खरीद फरोख्त क्या गवर्नर के बल पे है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। राजेश, पुरुषोत्तम, पुष्पेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुना देता हूँ, एक सेकंड, आधा सेकंड। इस देश में अगर सबसे ज्यादा ये शासन लगा
इमरजेंसी रूल लगा हुआ तो कांग्रेस ने लगाई है। आपसे आज तक गिन लीजिए जितने ज्यादा इमरजेंसी। अरे अब बीजेपी की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, हिमाचल और गुजरात की बात कर लेते हैं। मुझे रिपोर्टर्स के पास जाना है। हमारे तीन संवाददाता फील्ड में बहुत देर से खड़े हैं, उनके पास जाना होगा। पुरुषोत्तम भाई आपके पास मैं इसके बाद आऊंगा। रमेश जी आपका भी एक्सपर्ट कमेंट लूंगा। मुझे दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की डाकू है। उलझ जाएंगे, फिर उलझ जाएंगे। आ रहा हूं आपके पास। उलझ जाएंगे ना, इसी से शुरुआत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की डाकू है, इसी से शुरू करूंगा। लेकिन 3 रिपोर्टर हमारे पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके पास जाऊं। सबसे पहले अरविंद आपके पास आ रहा हूं, अहमदाबाद से। जीत के जश्न की क्या तैयारी, कितना उत्साह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, किस तरीके से जीत और क्या खाका तैयार सरकार बनाने का, कब तक शपथ ग्रहण? भूपेंद्र पटेल ने जो एक रिकॉर्ड कायम किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने किसी भी मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा है। गुजरात में 1,52,000 से उन्होंने जीत हासिल की है और 157 सीट पर अभी ये जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी को हो चुकी है। तो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्थापित किया और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा, संभवतः 12 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो राज्य हैं बीजेपी शासित, उन राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। और कांग्रेस कार्यालय की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा है। कांग्रेस कार्यालय में एक परिवर्तन की घड़ी लगाई गई थी वास्तु शास्त्र के अनुसार, उसमें परिवर्तन करने के लिए, लेकिन उस घड़ी को ही कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है, पत्थरबाजी हुई है। और उनके ही लोगों ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन लोगों ने ही कांग्रेस कार्यालय पर गुस्सा तोड़ा है, गुस्सा उतारा है। और आम आदमी पार्टी को तो ऐसा है कि इनका तो कोई रिकॉर्ड था नहीं, पहले ही इनको ये मानकर चल रहे थे कि इनको जो भी वोट शेयर मिलेगा वो इनके लिए मुनाफा है, और आम आदमी पार्टी ने इसमें मुनाफा कमाया है। और रहा सवाल इस चीज का कि ये आखिर कमाल कैसे हुआ, तो देखिए ये आजकल चुनाव लड़ना एक जातिगत समीकरणों के आधार पर एक तकनीक हो गई है। ये तमाम राजनीतिक दलों के लोग हमारे साथ भूपेश जी बैठे हुए हैं और इनसे एक सवाल मेरा भी है कि अभी भी गुजरात में 1,74,00,000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। ये बात को भी गंभीरता से विचार करना होगा। आप जीते हैं, 157 सीटें आपको मिली हैं, विपक्ष को भी मिली हैं, आम आदमी पार्टी को भी मिली है, लेकिन 1,74,00,000 लोगों ने आज भी मतदान नहीं किया है। मतदान का प्रतिशत कम रहा है। चलिए, मतदान का प्रतिशत कम रहा, उसका फायदा कहीं ना कहीं नफा नुकसान जरूर हुआ होगा किसी न किसी पार्टी को। सरिता गुप्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली मुख्यालय से मौजूद है। सरिता, यहां पर क्या माहौल, लगातार अब नतीजे, लगभग रुझान जो है वो नतीजों में बदल रहे हैं। 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गुजरात में जाती दिखाई दे रही है। 1985 का रिकॉर्ड तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे में दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या रिएक्शन, बीजेपी मुख्यालय का क्या माहौल दिल्ली के? बिल्कुल भूपेश जी, इस वक्त मैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं, जहां पर सुबह से ही तैयारियां जोरों पर थी। बीजेपी को उम्मीद थी, यानी वो बीजेपी ने पहले ही आकलन कर लिया था कि गुजरात में वो फिर वापसी कर रही है, गुजरात में फिर कमल खिल रहा है। लेकिन जो जादुई आंकड़ा जो पहुंचा है, शायद वो उसका आकलन जो है बीजेपी ने नहीं किया था। अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं और 1985 के कांग्रेस के वो रिकॉर्ड तोड़े हैं जिसमें 149 कांग्रेस को सीट मिली थी, लेकिन अब वो भी रिकॉर्ड बीजेपी की तरफ से तोड़ दिया गया है। तो जाहिर तौर पर खुशी बहुत ज्यादा है बीजेपी नेताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में, और जश्न की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। सुबह से ही यहाँ पर तैयारियां चल रही थी और दोपहर होते होते जब नतीजे बिल्कुल साफ हो रहे थे, उस वक्त ढोल नगाड़े के साथ साथ खूब रंग खेले गए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और खूब जश्न मनाया। और अब भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि शाम को करीब 6:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और गुजरात की जनता, हिमाचल की जनता और दिल्ली की जनता है, तीनों राज्यों की जनता का अभिवादन करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। तो साफ तौर पर तैयारियां चल रही है, लेकिन जो खुशी देखी जा रही है वो वाकई में लग रहा है कि जीत की खुशी है और कार्यकर्ताओं में, क्योंकि बीजेपी का हर नेता सुबह से ये कह रहा था कि हम दोनों राज्यों में वापसी कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल का कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अंदाजा था कि उतना ज्यादा वोट नहीं आ पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के बीजेपी को भी पता था कि कांग्रेस से कड़ी टक्कर है, क्योंकि वहां पर हमेशा से ये होता है कि अल्टरनेट सरकार होती है। तो इस बार बीजेपी को भी लग रहा था, लेकिन तभी भी कहा ही जा रहा था कि दोनों राज्यों में सरकार बनेगी। लेकिन गुजरात का जो जादुई आंकड़ा बीजेपी ने छुआ है, वाकई में बीजेपी नेताओं के चेहरे पर खुशी लाने वाला है। बहुत शुक्रिया सरिता, हमसे बातचीत करने के लिए। रमेश कुमार के पास चलेंगे।
रमेश, जहां आप मौजूद हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के क्या हालात, क्योंकि अब रुझान नतीजों में तब्दील हो चुके हैं, लगभग कुछ 1-2 घंटे में यही जो टैली है वो नतीजों में तब्दील होगी। कितनी मायूसी और कितनी खुशी, कहीं कभी खुशी कभी गम, कहीं खुशी कभी गम। को खुश किया है, हर कोई विन विन पोजीशन में है। जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली है, कांग्रेस उसकी अपेक्षा नहीं की थी और इसीलिए उनको खतरा है कि उनके विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की जाएगी, तो विधायकों को चंडीगढ़ लाने की तैयारी हो रही है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ रिसोर्ट बुक हो चुके हैं जहां विधायकों को रखा जाएगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीद ना सके। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी नारायण जी हैं जो हिमाचल प्रदेश चुनाव में थे, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह आप देखते हैं कि चुनाव में जीत हुई हिमाचल पे, पर गुजरात नहीं जीत पाया। देखिए, हिमाचल में हम लोग जीत पहले जनता के जो 10 मुद्दे हम लेकर वहाँ मैंडेट में आए हैं, ये जो लोकल मुद्दे था प्रियंका गांधी जी के सोच के साथ, और वहाँ के जनता हमेशा बदलाव के रूप में रहता है। मोदी जी वहाँ भी छवि बनाने का कोशिश कर रहे थे, 5 बार सभाएं की, चुनाव के पहले भी सभाएं की, उद्घाटन की, लेकिन वहाँ का जनता जिस तरह से हर घर में आर्मी के जवान हैं, वो बोले कि जो क्रांतिवीर ये सब आया है ये हम लोगों को धोखा दे रहा है, 1100 का सिलेंडर, महंगाई का मुद्दा और पुराना जो पेंशन का। गुजरात में ये सारे मुद्दे गुजरात में क्यों नहीं आए? गुजरात में कैसे बीजेपी 157 सीट जीत रही? गुजरात में देखे जिस तरह से हम लोग जो सोशल मीडिया और बूथ लेवल तक जो हम लोग को कार्य करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने में असफल रहे, जिसका खामियाजा 77 से आज 17 पे आ गए। तो हमको अपने मंथन करना पड़ेगा कि कांग्रेस आखिर कमजोर क्यों गुजरात। चलिए, कांग्रेस कह रही है मंथन करना पड़ेगा आखिर हम कमजोर क्यों हुआ है। पुष्पेंद्र भाई, आपके पास में आता हूं, लेकिन 1 मिनट और लूंगा। रमेश अवस्थी जी के पास जाऊंगा एक्सपर्ट्स कमेंट के लिए। रमेश जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, नेता सांसद विधायक उनकी टिकट काटी, ऐसा किया, मोदी जी ने पूरी ताकत लगा दी। विपक्ष कह रहा है मोदी जी को खुद उतरना पड़ा सड़कों पर, बावजूद उसके 157 टैली दिखा रहा है। क्या वजह रही भारतीय जनता पार्टी की इस बम्पर जीत की, और कांग्रेस की हार का पोस्टमार्टम भी कर दीजिए। देखिए, कांग्रेस की हार का तो मुझे लगता है कि जितने भी राष्ट्रीय नेता थे कांग्रेस के, मुझे उस चुनाव में बिल्कुल नादारत थे। मैंने पहले भी कहा कि क्रिकेट अगर जो टीम खेलती है तो पिच भी अच्छी हो और दूसरी टीम कमज़ोर हो तो बैटिंग करने में फिर पूरा फ़ायदा चौके छक्के लगाते जाइए। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन और जो भी टीम थी पूरी तरह से चुनाव बूथ स्तर पर घर घर जाके उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लोगों को कन्विंस किया। जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जिन विधायकों की थी, जिन नेताओं की थी, उनको पार्टी से चुनाव टिकट नहीं दिया गया या इनको उस चुनाव से अलग कर दिया गया। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने पूरा चुनाव कैंपेन अपने हाथ में मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई थी, मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई थी, कॉन्फिडेंट थे, इतना लग रहा था कि इतना हो जाएगा? देखिए था, मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि चुनाव वो जीत रहे हैं। और देखिए, उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में गुजरात में मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत उनकी हुई है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि ये चुनाव जो है नरेंद्र से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा। जब CR पाटिल जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में हम सभी रिकॉर्ड 85 का जो रिकॉर्ड है वो भी हम तोड़ेंगे। तो मुझे लगता है उनकी भविष्यवाणी भी ठीक हुई है और इसके पीछे उनकी एक रणनीति थी। रणनीति ये थी कि जो मैंने बताया कि एंटी 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं होती भूपेश जी, बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वहाँ का संगठन हो, सब लोग समझते थे। उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार की गई। प्रधानमंत्री आप चुनाव जिस दिन मतदान था उसके एक दिन पहले रात में पहुंच गए थे, उसके बाद उन्होंने रणनीति तैयार की। तो मेहनत की गई, गांव-गांव जाके, शहर जाके किया गया। विकास का मॉडल जो था वो जनता को दिखाया गया। यही कारण था, चाहे मोरबी की घटना हो, चाहे बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दे पीछे हो गए क्योंकि जनता ने, और साथ में कांग्रेस तो मुझे लगता है कि उस चुनाव में बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी कई बार कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे लड़ने के लिए, जमानतें जब्त होंगी, कई जगह ऐसा हुआ भी। पुष्पेंद्र भाई, आपसे समझना चाहेंगे ठीक से आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या है, और फिलहाल क्या आप इस परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं? 30 लाख वोट मिल गए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, मेयर आपका हो जाएगा। देखिए मुकेश जी, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन हमें इससे थोड़ी ज़्यादा की उम्मीद थी। और इसीलिए
आपने देखा होगा कि हमारी जनसभाओं में जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सभाएं हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सभाएं हों, या और हमारे आम आदमी पार्टी के तमाम जो लीडर सभाएं कर रहे थे, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से जनता का प्यार बरस रहा था और लोग परिवर्तन के नारे लगा रहे थे। तो हमको बिल्कुल उम्मीद थी इससे ज्यादा की, लेकिन हम संतुष्ट हैं और हम गुजरात की जनता का पूरी तरह से धन्यवाद करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि देखिए वहां इन्होंने रोज तो मुख्यमंत्री बदले, आपने देखा होगा 5 साल में इनके कितने मंत्री थे, उनको टिकट नहीं दिया, विधायकों के टिकट काट दिए और जनता को एक मैसेज दिया फिर से बहलाने फुसलाने वाला कि नहीं साहब ये वाला बढ़िया है और ये अच्छा काम करेगा, जो ये हर बार करते हैं। पिछले 27 साल से गुजरात में यही हो रहा है कि हर बार भैया अच्छा ये भ्रष्ट है, इसको हटा देते हैं, इसको ले आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो आप जो अभी कह रहे थे, आपकी बात से अवस्थी जी कह रहे थे कि कांग्रेस दरअसल वहां चुनाव लड़ी ही नहीं और जनता में भी कांग्रेस के लिए एक परसेप्शन बन गया है कि इनको अगर हमने वोट दिया और इनके विधायक जीत गए तो आने वाले कल में जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नाम की एक डकैत है जो लोकतंत्र पे डाका डालती है, चुने हुए विधायकों को खरीद लेती है, उनको लूट लेती है। वो एक परसेप्शन बन गया कांग्रेस के लिए कि इसके विधायक बिक जाएंगे और फिर वो बीजेपी में ही जाएंगे, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। इस वजह से हमारे मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने कहा कि आगे क्या भविष्य देखते हैं। हमने देखा होगा आपने कि पंजाब में जिस तरह से 2017 में हमारी सीटें आई थी और हम बड़े बढ़िया ढंग से लड़े थे, उतनी मेहनत इस बार हमने गुजरात में की थी और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2027 में जो चुनाव होगा हमारा अगला गुजरात का, उसमें हम पंजाब की तरह से ही गुजरात में भी सत्ता में, बड़ा दावा 5 साल के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा। दादा आपसे ये समझना चाहेंगे, जब मैं आ रहा हूं आपसे ही सवाल है मेरा, जब भारतीय जनता पार्टी गुजरात की बात करती है, गुजरात में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी कीड़ा कहा जाता है, कभी मूर्ख कहा जाता है, रावण कहा जाता है, 10 सर वाला कहा जाता है, खून की खेती करने वाला कहा जाता है, तब प्रधानमंत्री ज्यादा ताकतवर होकर उभरते हैं, भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होकर उभरती है। इसके क्या मायने हैं? मोदी के खिलाफ गुजरात की जनता कुछ सुनने के मूड में नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज को जिस पिच पर लाकर खिलाना चाहते हैं मोदी, वहां पर ले आते हैं और खिलाते हैं। भूपेश जी, मैं अभी थोड़ा सा आपका जवाब जो है 2 हिस्से में बांट देता हूं। एक तो अवस्थी साहब जो अवस्थी जी बताए कि गुजरात में एक मॉडल कायम, मैं तो सोचता हूं एक राजनीति का छोटे से एक ये होते मतलब स्टूडेंट होते हुए मैं कहता हूं कि गुजरात अभी तक गुजरात मॉडल एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल था, डेवलपमेंट मॉडल था। आज मैं कहता हूं, मैं अपने पोजीशन भी ऐसे ही है कि मैं रणनीतिकार हूं, भाजपा का एक प्रदेश का एक छोटा इसका हिस्सा का, तो उसमें कहता हूं कि गुजरात मॉडल का जो राजनीति है, यानी जो संगठन से लेकर वोट तक जो टोटल राजनीति है, ये भी एक मॉडल बन गया है। मैं आपको कहता हूं क्यों। आप देखिए गुजरात में 10 साल में जो भी डेवलपमेंट हुआ, इसके आधार पे हम आ सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर रिसर्च हो सकता है कि नरेंद्र मोदी हर बार एक नए लोगों को वो सीएम बना रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में बनाया, त्रिपुरा में बनाया, गोवा में बनाया और इस बार भी ऐसा एक सीएम बनाया कि वो सफल, तो सब खरीदे हुए बनाए। सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, खरीद के बनाया, सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, गोवा में खरीद के एक एक करके। तो जिस तरह से वो एक नॉट सो फिट, मतलब अभी का जो मुख्यमंत्री है वो बिल्डर हैं, एक बिल्डर को वो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ला करके सर्वोच्च वोट दे करके सीएम बना दिए हैं। ये भी राजनीतिक जो स्टूडेंट है उनका एक रिसर्च का विषय होना चाहिए। तो अवस्थी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। सामान्य कार्यकर्ता को नहीं, अब आता हूं पुष्पेंद्र जी के बाद को इनको बनाएंगे। अब सुनिए पुष्पेंद्र जी के बाद कांग्रेस और आपकी बात कर रहे हैं। मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं। एमसीडी में कांग्रेस ने बोला मैं नहीं लड़ूंगा। आप कांग्रेस का जो 16% आपका नहीं है, कैसे झूठ बोल रहे हैं आप? अरे कांग्रेस खूब लड़ी भाई, हर सीट पे लड़ी है। महाराज बोलने दीजिए, 250 सीट पे कांग्रेस लड़ी है। बोलने दीजिए। अरे भास्कर जी, आपको पता होना चाहिए कि 250 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी। क्या किया? ये मत कहिए ना कि नहीं लड़ी। ये नहीं, जो लड़ी थी ना कांग्रेस, अभी कह रहे हैं कि हम मेरा वहां पे कोई बड़े नेता न दिल्ली में आए ना गुजरात में आए। 16% का जो इनका वोट शेयर है बड़ा जो है, उसमें 10% तो कांग्रेस से लिया हुआ है और 6% ये सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या ने दे दिया इनको।
हमारे 3% के ऊपर वो कुछ नहीं कर पाए। अब आइए गुजरात में, स्टेट पे गुजरात में देखिए आम आदमी पार्टी को, आपके इसी बांग्लादेशी रोहिंग्या और हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को खत्म करने के लिए गुजरात में दे गया। और हमने आपको कांग्रेस वही किया, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नॉमिनेशन उनको एक नकली स्कूल बिठाया, उनके लिए एक नकली स्कूल बनाया गया है, उनको वहां पे शूटिंग। रमेश जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, आ रहा हूं दोनों के पास, आ रहा हूं दोनों के पास, आ रहा हूं दोनों के पास, आ रहा हूं बीजेपी का बी टीम नहीं, कांग्रेस का बी टीम। नकली स्कूल बना करके वहां प्रधानमंत्री जी को आप बिठा करके ये कौन किया? आम आदमी पार्टी ने किया, रमेश जी, क्या आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर समेत बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे, अगर विपक्ष उन मुद्दों को, आ रहा हूं सर, सवाल जवाब ये है, अगर ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद सरकार रिपीट नहीं हुआ, लेकिन आप ही तो दावा करके आए थे, जेपी नड्डा जी ने तो दावा किया, अमित शाह जी ने दावा किया, उत्तराखंड में भी दावा किए थे, उत्तराखंड में भी दावा किए थे और मिला। बात गुजरात की कर रहे हैं रमेश अवस्थी जी, मेरा सवाल आपसे है, अरे सवाल सुन लीजिए ना दादा, रुकिए दादा, गुजरात में अगर प्रधानमंत्री पुष्पेंद्र जी, क्रेडिट दे रहे हैं, पुष्पेंद्र जी एक एक करके, हिमाचल में क्यों नहीं कहते? अरे एक एक करके, अरे मेरे सवाल को सुनिए, उसका जवाब दीजिए। रमेश जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बहुमत हासिल किया है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर समेत तमाम मुद्दे थे, विपक्ष कमजोर था, आप मानते हैं इस बात को? और अगर विपक्ष कमजोर था, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगले 5 साल में हम बड़ी चुनौती देंगे, पंजाब में भी हमने ऐसी चुनाव लड़ा था, जैसे पंजाब में चुनाव लड़ा था वैसे गुजरात में, लग रहा है आपको कि 5 साल में कुछ ऐसा उलटफेर हो जाएगा कि बीजेपी बाहर हो जाएगी? नहीं, देखिए गुजरात की मैं बात करता हूँ। गुजरात में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब तक चुनाव लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री जब तक वहाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में कोई पार्टी, कांग्रेस, आपकी बात मैं नहीं करता, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर सराहना करता हूँ आपकी, जो चुनाव लड़ना चाहिए, जो चुनाव की आक्रामकता होनी चाहिए, उस तरीके से आपने वहाँ पर चुनाव लड़ा। जीत और हार की बात अलग मैं बताऊं, कांग्रेस ने वो भी नहीं लड़ा। कांग्रेस ने जिस तरीके से, जिस शिथिलता से चुनाव लड़ा, मैं सरप्राइज कर रहा था, जहां जहां विधानसभा में जा रहा था, प्रत्याशियों का चाहे बैनर हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे उनकी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही थी। आपने जहां जहां चुनाव लड़ा वहां सक्रियता से चुनाव लड़ा, और उनका जो एक लक्ष्य था, उनका वोटिंग ऑफ परसेंटेज का लक्ष्य था, मुझे लगता है वो पूरा करने में सफल है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपने जिस तरीके से एमसीडी में सफलता प्राप्त की है, पंजाब में प्राप्त की, हो सकता है और राज्यों में उनका वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़े, हो सकता है कि गुजरात में उनका और भी जो अभी जितने सीट्स आई हैं उसे सीटों में बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन फिलहाल अगले चुनाव तक 2027 की अगर बात कर रहे हैं तो 2027 तक जो अभी गुजरात का विकास मॉडल है या प्रधानमंत्री की जो राजनीतिक सक्रियता है, जब तक उनकी सक्रियता रहेगी और गुजरात में विकास मॉडल और संगठन का स्वरूप इसी तरह का रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी कोई चमत्कार हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन आगे आने दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई वहां नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए भूपेश जी, आपसे एक सवाल है जी, अवस्थी जी से की बात से मैं ज्यादातर सहमत हूं, लेकिन एक बात से सहमत नहीं हूं। देखिए प्रधानमंत्री जी का जादू वादू कुछ नहीं है, अगर वो होता है तो हिमाचल में भी बोलता और दिल्ली में भी बोलता। उसका कारण क्या है? प्रधानमंत्री जी जाते हैं जिस दिन मतदान होना होता है, एमसीडी चुनाव में भी प्रधानमंत्री को ले आएंगे, एमसीडी चुनाव में भी प्रधानमंत्री को ले आएंगे, 3 घंटे का रोड शो करते हैं, 3 घंटे का रोड शो करते हैं। अच्छा, कांग्रेस की जो बात कर रहे थे अवस्थी जी, कांग्रेस में राहुल गांधी इनके सबसे बड़े नेता हैं आज की डेट में। आप राहुल जी ने कितनी रैलियां करी? तो कांग्रेस तो वहां लड़ी नहीं, उसको पता था। बता ही रहा हूं, मैं तो मेरी बात तो मैं कर रहा हूं, कांग्रेस तो लड़ी नहीं वहां, तो लड़ी कहां में प्रियंका जी नहीं गए। अरे कांग्रेस अगर लड़ी होती तो आप चलिए देखिए राजेश भाई के पास मुझे जाना होगा, इनके पास मैं बहुत देर से नहीं गया। राजेश जी, भारत जोड़ो यात्रा आप कह रहे हैं कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक और उधर उत्तर पूर्व से लेकर गुजरात, तमाम पूरे देश में ये यात्रा घूमेगी, आने वाले महीनों हफ्तों में भी घूमेगी, लेकिन ऐसी यात्रा जिसका कहीं कोई फायदा होता चुनावों में नहीं दिखाई दे रहा। अब आप कहेंगे कि हम बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं, 2024 में चल रहे हैं, तो कुछ टाइम यहां पर भी दे देते, कुछ टाइम यहां पर भी आ जाते राहुल गांधी, गुजरात में आ जाते, हिमाचल में आ जाते, भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ा विराम दे देते कि चलिए इसके बाद शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता, क्योंकि वहां नेता नहीं गए आपके। सेंटर नेता जो थे, केंद्रीय नेतृत्व जो था, उसको जाना चाहिए था, मॉरल अप करना चाहिए था, कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहिए था, जिससे जमीनी कैडर जो है वो खड़ा रहता और लड़ता। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राजनीति से हटके है, ये देश को जोड़ने के लिए। अरे ये तो साफ हो गया ना, यहाँ पर भी जा रहा है। अरे सर, आपके 3 नेता 3 किस्म की बात कर रहे हैं, अभी सुन के आए हैं कि भारत जोड़ो जानता है, ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक ये है। ये बीच में आप आ जाते हो, बार बार फिर आपके में आएगा कोई, फिर आपको मिर्ची लग जाती है। चलिए थोड़ा धैर्य रखिए।
देखिए, कांग्रेस ने जो है चुनाव लड़ने की थोड़ी रणनीति चेंज की है। हमने जो है जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं या जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, उनको हमने किसी भी चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई। अपनी इच्छा से कोई गया हो तो वो अलग बात है। उसके लिए देखिए, जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि एमसीडी में भी नरेंद्र मोदी को ले आएंगे, एमसीडी में 12 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के घूम रहे थे एमसीडी में। ये बात ठीक है ना, वो हैदराबाद के चुनाव में भी गए थे, वो यहाँ भी गए थे, हिमाचल भी गए थे। अरे तो उनके नेता हैं, वो चुनाव जीतने के लिए उनका यूज कर रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं। आपको ये पता है कि एक मुख्यमंत्री का कितना खर्चा आता है दिन का? 5 करोड़ रुपए एक मुख्यमंत्री का आता है। किस देश की हानि कर रहे हैं? वो रणनीति है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप इस देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये मामला हो गया, वो 2 दिन का रिमांड कस्टडी में है। आप देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हो जाएंगे। आप पैसा कहां से मिला आपको? सत्य कहां से मिला? बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस वाले। प्रॉब्लम नहीं है, रात में सपना देखते हैं, सुबह जाके मीडिया में बक देते हैं। ये सच है। देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि बार-बार कहते हैं गुजरात देश का पैसा लेके स्विट्जरलैंड में नहीं लेके गए। देश का पैसा देश का पैसा जाके पाकिस्तान में देश का पैसा नहीं दिया है। देश का पैसा देश में घूम रहा है, पाकिस्तानी बैठा है, देश में घूम रहा है। खुशी और गम दोनों आरोप लगाना इनकी आदत है। देखिए, खुशी और गम दोनों की है। मैं रोकूंगा इस वक्त की ब्रेकिंग खबर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस समय कार्यकर्ताओं को मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं पहले एक बार वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर उसका चर्चा जारी। आपके पास आऊंगा मैं। देखिए भूपेश जी, राजेश यादव जी अच्छे प्रवक्ता हैं, सैकड़ों डिबेट्स हमने सालों से हम लोग साथ करते रहे, मैं इनको जानता हूं। लेकिन आज इनके मुंह से ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल कि कांग्रेस ने ये कांग्रेस की ये हालत है, सारे कांग्रेस की ये हालत है कि प्रचार करने को जाने को राजी नहीं है। ये राजेश भाई बता रहे हैं। राहुल गांधी रणथंभौर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है? भैया प्रचार में सभी लोग जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब कांग्रेस के भी होते थे, एक रैली में जाते थे, हजारों। आप देखिए, प्रधानमंत्री की रैलियां गिन लो। आज जब से प्रधानमंत्री बने हजारों रैलियां हैं। हमारे आप जो है मुख्यमंत्री आपको पदभार दिया गया है, तो उसके लिए काम करिए, उसके लिए काम करिए। आप जिसके लिए दायित्व दिया है, पार्टी के सदस्य होने के नाते एक मीटिंग करते हैं, दो मीटिंग करते हैं, पार्टी के सदस्य होने के नाते दो मीटिंग होती है। ये नहीं है। और हम लोग मनाते हैं जवानों के साथ। चलिए आप देश बेचते हैं, कांग्रेस देश बनाती है, आप देश तोड़ते हैं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच रमेश अवस्थी जी, कंक्लूड आपसे करूंगा, वक्त की कमी है। सिर्फ 10 सेकंड लूंगा भूपेश जी। सबसे ज्यादा टाइम आपने लिया। आरोप लगा रहे, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी वालों ने लोगों को करोड़ों हजार करोड़ लेकर के भगा दिया, बीजेपी कह रही कांग्रेस ने भगा दिया। चलिए, आप क्या कह रहे हैं बताइए। दरअसल इन लोगों ने यही किया है। सच्चाई ये है कि राजेश जी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस मान चुकी है कि अब कहीं प्रचार करने का कोई फायदा नहीं, कोई चुनाव लड़ने का नहीं, क्योंकि भंडा फूट चुका है कि अगर हमारे 2-4 एमएलए एमपी जीत भी गए तो भारतीय जनता पार्टी नाम की जो डकैत है वो लूट के ले जाएगी। और जनता में मैसेज चला गया है, ये जनता में मैसेज चला गया है। चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी। जनता ने आपको जवाब दे दिया, डिप्टी सीएम को जनता ने जवाब दे दिया। चलिए, एक एक करके चलिए, टाइम की कमी है, मेरे को कंक्लूड करना है। रमेश अवस्थी जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा। 2024 की अब तैयारी होगी, उससे पहले कहीं और स्टेट्स में भी
भी चुनाव है। 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उसी उद्देश्य से निकाली जा रही है। आपको लग रहा है, आपके तजुर्बे के हिसाब से 3 दशक से ज्यादा पत्रकारिता का आपका तजुर्बा है। आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। मेरे को सवाल, अरे मेरे सवाल को मेरे को ही रहने दीजिए ना मुझे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, 2024 के लिए भारत जोड़ो जो आंदोलन, जो यात्रा निकल रही है, ये गठबंधन बन पाएगा? ये ऐसा गठबंधन बन पाएगा जिसमें एक्सेप्टेंस होगी राहुल गांधी की? और दूसरा, क्या कोई ऐसा गठबंधन बनेगा जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एनडीए को टक्कर देगा, या ये फिर बिखराव हो जाएगा? ये भारत जोड़ो यात्रा 2-4-6 महीने के बाद इसकी भी हवा निकल जाएगी? देखिए भूपेश जी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए और प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो वर्तमान में ऐसा कोई नेशनल लीडर नहीं है जो प्रधानमंत्री के कद का हो। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो अपना कद बढ़ाया है, अपनी छवि बढ़ाई है, वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो नेता बन चुके हैं। तो वर्तमान राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं है, ग्लोबल कोई नेता नहीं है पूरे भारत में जो प्रधानमंत्री के कद का हो। हाँ, राहुल गांधी ने यह कांग्रेस की यात्रा निकाल के अपना कद, स्वयं का कद बढ़ाने का प्रयास किया है। अब वो उनको कितना, पार्टी को कितना फायदा होगा? तेलंगाना में चुनाव हुए, बाई इलेक्शन जो भी हुए चुनाव, वहाँ भी उनकी यात्रा निकल रही थी लेकिन पार्टी हार गई। राजस्थान भी मुझे लगता है कमोबेश से यही स्थिति हुई। तो आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति कितनी बेहतर होगी? क्या सभी पार्टियों के लोग कांग्रेस के राहुल गांधी को क्या एक्सेप्ट करेंगे, या कांग्रेस किसी और विपक्ष के नेता, चाहे नीतीश जी हों चाहे अन्य कोई, क्या एक्सेप्ट करेगी? तो मुझे लगता है कि अभी इनमें एक कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा कोई गठबंधन बनेगा जिसका कोई सर्वमान्य नेता होगा। और जब तक कोई सर्वमान्य नेता नहीं होगा तब तक वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी से क्या लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 156, कांग्रेस 15, 16, 17, आम आदमी पार्टी 5, अदर्स 4। रमेश जी 10 सेकंड के अंदर, वक्त की कमी है। 5 सेकंड मुझे भी दीजिएगा। चलिए आप बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं सर, अवस्थी जी की आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता पूरे देश में हो रही है, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी ही होगा। आप देख लीजिएगा। और 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी कड़ी राहुल गांधी को, राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस, राहुल गांधी का नेतृत्व, महागठबंधन में राहुल गांधी का, एक मिनट, राहुल गांधी का नेतृत्व सिरे से खारिज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। राहुल, यही है, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। राहुल गांधी का नेतृत्व, राहुल गांधी, पुरुषोत्तम, पुष्पेन जी आगे खेल क्या देखिए पहले। दादा 10 सेकंड दूंगा आपको, दादा 10 सेकंड दूंगा आपको, अभी रुकिए। पुष्पेन जी 2024 के लिए आपने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, सीधे सीधे आपने टेलीविजन पर बोला। पुष्पेन जी 2024 में आपने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। आपने कहा अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी। हमारे पास इतना देश में लोकप्रिय नेता, गारंटी मैन के रूप में जाना जाने वाला, हमारा राष्ट्रीय संयोजक, हमारा गर्व, हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली का राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल। राजेश जी, ममता बनर्जी नहीं एक्सेप्ट करेंगी, केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सपा एक्सेप्ट नहीं करेगी, तमाम और पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एक्सेप्ट नहीं करेगा, जेडीयू एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो महागठबंधन कहां गया? राहुल गांधी को तो कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, देश की जनता कहां से एक्सेप्ट करेगी? 500 स्कूल की भी दी थी, 50 विश्वविद्यालय की भी गारंटी दी थी, अभी गुजरात में चुनाव जीतने की गारंटी दी थी, पंजाब में गारंटी दी थी, पूरी करके हिमाचल में दादा 20 सेकंड आपके, 20 सेकंड आपके, आगे की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या बताए ना? हिमाचल, दिल्ली, गुजरात, अब आगे बीजेपी की रणनीति क्या? 10 सेकंड में खत्म करेंगे, मेरे को वाइंड अप करना है। देखिए, बीजेपी का रणनीति 2014 में जो भी था आज भी वही है। जीते उसको लूट लो। 2014 में हमारे बोलने दीजिए, आए हैं 2014 में मेरा रणनीति था, आप ये तो देखो, 2014 में मेरा रणनीति था एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज 2022 में भी हमारा जैसे एमएलए भ्रष्ट हैं उनको बदल एक भारत श्रेष्ठ भारत, और श्रेष्ठ भारत का श्रेष्ठ नेता होता है नरेंद्र मोदी। जुमला फेंकने का काम। भारतीय जनता पार्टी की 156-57 सीटें आती हैं तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरे उफान पर, उनके कार्यकर्ताओं का जोश पूरे उफान पर। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सरकार बनी है, उनका कहना है कि वो ऑक्सीजन का काम करेगी और इससे कार्यकर्ताओं मनोबल बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में हमारी सरकार, पंजाब में हमारी सरकार, एमसीडी में हमारी सरकार, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, हम संतुष्ट हैं।
तो जनता ने कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को संतुष्ट करने का काम किया है। रुकिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। धन्यवाद ले लीजिए, धन्यवाद ले लीजिए प्लीज। भास्कर घोष साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आप बहुत शुक्रिया। राजेश यादव बहुत शुक्रिया, कांग्रेस से आप जुड़े। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव साहब आम आदमी पार्टी से आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद रहे, अरविंद, रमेश और सरिता गुप्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। रमेश श्रीवास्तव हमारे ग्रुप एडिटर, रमेश अवस्थी हमारे ग्रुप एडिटर सहारा न्यूज नेटवर्क के, आपका भी एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया सर। और फिलहाल इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।